हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिक्स के जो कि आपके हर साल पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी पर बात करेंगे। क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल आपके पेपर में रिपीट होते हैं, या ये कह सकते हैं हर साल आपके पेपर में वो पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका विद्युत आवेश। ये चैप्टर वाइज है सारे, आप इसको नोट करते रहिएगा टॉपिक वाइज। ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक आप देखेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसके आवेश की आपको परिभाषा याद करनी है। ठीक है, परिभाषा क्या होती है, मात्रक क्या होता है। ठीक है, ये इसके बारे में सब आपको पढ़ना है। विद्युत आवेश ये आपके चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है। ठीक है, पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, विद्युत आवेश में ही आपको मिल जाएगा रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये भी आपको चैप्टर 1 में मिल जाएगा। कूलॉम का नियम क्या होता है। ठीक है, कूलॉम का नियम। ठीक है, कूलॉम का नियम क्या होता है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, इस पर आप मेरे चैनल पर विजिट करके इसको आराम से देख सकते हैं। उसके बाद चौथा टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो अलग होता है, ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये आपको पहले चैप्टर में सब कुछ मिलेगा, और ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा पेपर में। ठीक है, यही क्योंकि यही छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसी में आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। 5-5 नंबर, 3-3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। दोनों स्थिति में आपको पढ़नी है, अक्षीय और निरक्षीय। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है उसमें। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। ठीक है, आपको एक बार अक्षीय में निकालना है, आपको एक बार निरक्षीय में निकालना है। ठीक है, दोनों कंडीशन में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। उसके बाद ये तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस की थ्योरम है ना। गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय क्या होती है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, इसका डेरिवेशन जो होता है, छोटी छोटी अगर कहीं कहीं आपसे डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसका डेरिवेशन भी आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण कौन कौन से होते हैं वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, कैसी डायरेक्शन रहती है इनकी। ठीक है, यही सब इनके गुण होते हैं। उसके बाद वैद्युत विभव, ये आपका चैप्टर 2 में मिलेगा आपको। वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, वैद्युत विभव के बारे में आपको बताना है। वैद्युत विभव की जैसे वैद्युत विभव में आप लोग क्या जैसे पढ़ लेंगे, जैसे परिभाषा पढ़ लेंगे, उसका मात्रक पढ़ लेंगे, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद अगला है परावैद्युत पदार्थ के, जिसको हम लोग कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। ये आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर वाले में। ठीक है, कैपेसिटर में क्या होता है, इस तरह के दो कैपेसिटर हमारे लगे रहते हैं, बीच में जो पदार्थ भरा रहता है उसी को हम लोग कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, ये कैपेसिटर हमारे दो, और उसके बीच में भरा रहता है उसको हम लोग कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ होता है, और इसको हम लोग लिखते क्या, 1/4πε0 के, जहाँ पर के की वैल्यू अगर हम क्या, तो जहाँ पर के की वैल्यू में क्या रख लें 1, तो के की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, के की वैल्यू 1 है तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भैया आ जाएगा, तो 1/4πε0 हो गया। ठीक है, अगला है समविभव पृष्ठ। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो समविभव पृष्ठ की थ्योरी आप क्या बताएंगे, जिस पृष्ठ पर सारे विभव समान होते हैं उसको हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे एक हमारा एक पृष्ठ है गोलीय पृष्ठ। ठीक है, इस पर जितने भी विभव हमारे लग रहे हैं, जितने भी पोटेंशियल विभव लग रहे हैं, ठीक है, जितने भी हमारे विभव लग रहे हैं वो सब क्या है, आपस में बराबर है, सम बराबर है ना। सम विभव, उनको हम लोग कहते हैं सम विभव पृष्ठ, यानी सारे विभव बराबर है। ये सारे विभव जो है आपस में बराबर है, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग सम विभव पृष्ठ। ठीक है, अगला है वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव की डिफिनेशन क्या होती है, ये भी आपको पढ़ के जाना है वैद्युत विभव के बारे में। ठीक है, आपको चैप्टर 2 में मिल जाएगा। फिर आता है 12वां टॉपिक। 12वां टॉपिक कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक करके रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अभी मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया था, उसी के कारण वैद्युत विभव के सूत्र का निकालना है, निगमन करना है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, यहाँ है वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन करना है आपको। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है विभव प्रवणता क्या होती है। ठीक है, विभव प्रवणता क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा गया है आपसे पेपर में कि क्या क्या होता है। आपको ये आपका मोस्टली 3 नंबर में पूछा सकता है, 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा सकता है अति लघु में। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या होती है, इसको भी अच्छे तरीके से रट के जाइएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये सबको आप बिल्कुल रट्टू तोता बनकर जाना है, और पेपर में जैसे आपको पेपर मिले सब कुछ वैसे ही आपको एज इट इज छाप देना है। ठीक है, अगला टॉपिक कह रहा है संधारित्रों का श्रेणी तथा समांतर क्रम क्या होता है। ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस में जो क्रम होता है हमारा वो कैपेसिटर का जस्ट उल्टा होता है, या ऐसा कह सकते हैं कैपेसिटर में जो हमारा क्रम होता है इसका सीरीज़ का, उसका जस्ट उल्टा होता है किसका, रेजिस्टेंस का। यानी कि जैसे कि अगर
यानी कि अगर प्रतिरोध की बात होती है तो प्रतिरोध में जैसे श्रेणी में लगता है वैसे संधारित्र समांतर में लगते हैं, ठीक है। और प्रतिरोध जैसे समांतर में लगता है वैसे श्रेणी में लगते हैं। कहने का मतलब है, नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए ये वाला है, ये हमारा इसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम, और इसको कहते हैं हम लोग श्रेणी क्रम, ठीक है। हालांकि रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस में सीधे रहते हैं, सीरीज में रहता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से रहता है, ठीक है। पैरेलल में क्या हो रहता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 और 1/R2 ऐसे चलता है, ठीक है। इस तरह से पैरेलल में चलता है। हालांकि यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ अगर पैरेलल की बात होगी समांतर की तो आप ये लिखेंगे C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और श्रेणी की बात होगी तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। तो ये हमारा संधारित्र का श्रेणी क्रम ये है और समांतर क्रम ये है, ठीक। इसी तरह से बताएंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा कहता है ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आप तो जान ही रहोगे, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। ओम का नियम हो गया, किरचॉफ के नियम हो गया, किरचॉफ के नियम के भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम क्या होता है ये भी पढ़ के जाएगा। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। किरचॉफ को जितने में आप पढ़ रहे हैं इससे आपके क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, किरचॉफ के नियम की दो नियम भी पूछ लिए जाते हैं और हो सकता है उससे आपके अगले क्वेश्चन में, जैसे लघु में, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए उसका, ठीक है। इसके इस धारा का नाम बताइए, इस धारा का मान बताइए, वो सब पूछा जा सकता है आपसे। उसका अगला है अनुगमन वेग क्या होता है। आईडी वाला JID जो करके होता है वो अनुगमन वेग आपको पढ़ना, उसकी डिफिनेशन पढ़नी है, ठीक है। मात्रक वगैरह भी इसका पढ़ लेना है, ठीक है। विभव मापी क्या होता है, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर यानी कि विभव को जो मापना, विभव मापी का काम क्या होता है, विभव को नापना। नाम से दिख रहा है आपको विभव मापी, यानी कि जो कि हमारा विभव को माप करता है, जो कि विभव को मापता है, उसको हम लोग कहते हैं विभव मापी। अगला है धारा घनत्व। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध भी आते हैं, ठीक है। पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा, धारा घनत्व क्या होता है, फिर इससे एक और क्वेश्चन बनता है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, इन दोनों के बीच में संबंध आपसे पूछा जा सकता है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, ठीक है। अगला है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। व्हीटस्टोन सेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। व्हीटस्टोन सेतु आपने देखा होगा, ब्रिज इस टाइप का रहता है, ठीक है, पूरा रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ पर सेल वेल वगैरह लगा रहता है, ठीक है, और इस तरह से होता है, ठीक है। आपने देखा होगा व्हीटस्टोन सेतु का स्ट्रक्चर इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना रहता है, तो व्हीटस्टोन सेतु का इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक तक। अगला टॉपिक कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपने जितना भी पढ़ा आपको सब इस चैप्टर में मिल जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, किसने दिया था, इसका मात्रक वगैरह, लॉरेंज बल, ठीक है। लॉरेंज बल क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र में, आपको मिलेगा लॉरेंज फोर्स, है ना। लॉरेंज बल क्या होता है, बायो सेवर्ट का नियम, ये समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका प्रचलित टॉपिक है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में आपको कुछ नहीं पता है, इसलिए इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, इस पर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उस पर विजिट करके देख सकते हैं मेरे चैनल पर, ठीक है। अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, क्यूरी का नियम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा जी, मतलब जी जो इसकी वैल्यू 0 रहती है, ठीक है। व्हीटस्टोन में देखा होगा आपने, बीचों बीच में लिखा रहता है, इस तरह से लाइन जाती है, यहाँ पर ऐसा गोला करके G लिखा रहता है, तो उसका मतलब होता है गैल्वेनोमीटर, वह शून्य की दिखाता है, शून्य की दिशा दिखाता है, ठीक है। फिर अगला है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, अभी आपको पढ़ना। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक पढ़ना। और भंवर धाराएं क्या होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एडी करंट। एडी करंट कब होती है, जबकि हमारे चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं एडी करंट। भंवर धाराएं होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। चुंबकीय क्षेत्र में जितना है इंपॉर्टेंट है आपका, समझ लिया, कम से कम 20-25 नंबर का आपसे पेपर में पूछा आता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो आपका चैप्टर है उससे 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है कम से कम। अगला है फैराडे का नियम, 30 टॉपिक है फैराडे का नियम, ठीक है। लेंज का नियम क्या होता है, ऊपर था आपने पढ़ा था लॉरेंज बल, यहाँ है लेंज का नियम, ठीक है। तो लेंज का नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, फैराडे का द्वितीय नियम। ध्यान रखिएगा, याद रखिए, फैराडे के 2 नियम थे, फैराडे का 1 और 2 नियम फैराडे ने दिए थे। लेंज का नियम, और ये जो द्वितीय नियम होता है फैराडे का, इसी को हम लोग कहते हैं लेंज का नियम, ठीक है। लेंज का नियम होता है द्वितीय नियम, यानी कि फैराडे का जो द्वितीय नियम है उसको हम लोग लेंज के नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक। उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर क्या होता है वो भी आपको पढ़ना है। ट्रांसफार्मर के कौन से कोर होते हैं, प्लेट, इसके बारे में आपको थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है ट्रांसफार्मर में, वो आपको पढ़ना है। फिर है सूक्ष्म तरंगे, ठीक है। सबसे छोटी तरंगे होती हैं, रेडियो एक्टिव तरंगे होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, एक्स किरणें होती हैं, ये सब आपको रेडियो एक्टिवता चैप्टर में मिल जाएगा। तो ये भी सब छोड़िए, कुछ नहीं, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आगे आता है हमारा मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया था, कैसे क्या वर्क करता है, किस डायरेक्शन में रहता है, उसके लेंस की फोकस दूरी। अब हम लोग ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में बढ़ते हैं। ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में क्या है, पहला टॉपिक है लेंस की फोकस दूरी।
लेंस जो हमारे रहते हैं, लेंस किस टाइप के रहते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, यही सब रहता है। तो लेंस समझने क्षमता आपको मिलेगा दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी वाले टॉपिक में, ठीक है। तो समझने क्षमता पढ़ना है खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें वाइवा वगैरह में भी आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनता है और चार्ट भी बनवाया जाता है। खगोलीय दूरदर्शी हो गया, ठीक है। पराबैंगनी किरणें और रेडियो एक्टिवता चैप्टर से मिलता है, ऑप्टिक्स से ज़्यादा चार्ट बनवाए जाते हैं, ठीक है। जो आपका वाइवा होता है इंटरनल नंबर 30 मार्क्स का, उसमें जो है ऑप्टिक्स से ज़्यादा आपके चार्ट बनवाए जाते हैं। खगोलीय दूरदर्शी वगैरह वगैरह, रेडियो एक्टिवता, ये सब आपके बनाए जाते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। अगला है हमारा संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी। तो अगर अलग अलग लेंस देते हैं, सेपरेट लेंस की आपको फोकस दूरी बतानी रहती है, फिर आपको संपर्क में रखे रहते हैं, यानी कि दो इस तरह से रखे रहेंगे संपर्क में। एक लेंस हमारा ये रखा रहेगा, एक लेंस हमारा ये रखा रहेगा। इन दोनों के बीच की जो संपर्क में रखे हैं ना, इन दोनों के लेंस के बीच की फोकस दूरी वो बतानी है आपको। उसके बाद है लेंज का सूत्र स्थापित करना। लेंज का सूत्र क्या होता है वो आपको स्थापित करना है, वो उसके बारे में मतलब स्थापित करना मतलब उसका आपको डेरिवेशन निकालनी है, ठीक है। फिर अगला है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण आपको बताना है। फिर हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाना है। हाइगेंस जो है उनका द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है, इसके आधार पर प्रकाश के परिवर्तन की व्याख्या करनी है और अपवर्तन की भी करनी है, ठीक है। पर दोनों के आधार पर उन्होंने दिया था, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों पे सिद्धांत पे आपको द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत निकालना है, ठीक है, हाइगेंस का, ठीक। उसके बाद अगला हमारा है यंग के द्विस्लिट प्रयोग। ये हमारे वैज्ञानिक थे यंग, उन्होंने द्विस्लिट का प्रयोग किया था आपने, ठीक है। द्विस्लिट जो प्रयोग है वो भी आपको पढ़ना है, डेरिवेशन पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है, सब कुछ आपको इसका पढ़ना है। प्रयोग उनका जो उन्होंने प्रयोग किए वो आपको पढ़ना है। अगला है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम आपको पढ़ने हैं, ये आपको सब ऑप्टिक्स के वाले चैप्टर के बाद में मिलेगा, ठीक है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग हुआ, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत हुआ, ठीक है। फोटॉन, दी ब्रॉगली तरंगे, कहने को दी ब्रॉगली तरंगे, उसकी आपको थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा दी ब्रॉगली इक्वेशन होती है, ठीक है, एक होती है दी ब्रॉगली इक्वेशन, तो उसको आपको जरूर पढ़ के जाना है। उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो क्वेश्चन भी पढ़ना आपको, क्या करना है, आपको थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, डेरिवेशन समझनी है, साथ में क्वेश्चन भी बनाने हैं, उसका क्वेश्चन भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको कैसे क्वेश्चन इसके हो रहे हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं। फिर अगला है बोहर की परिकल्पना तथा इसकी कमियां। बोहर जो हमारा बोहर का परमाणु मॉडल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उनकी परिकल्पना, उन्होंने क्या क्या परिकल्पना करी थी और उसकी कमियां क्या निकली हैं। जो उन्होंने अपना मॉडल बनाया था, ठीक है, उनकी परिकल्पना की गई थी, फिर उसके बाद उनकी कमियां क्या क्या निकाली गई हैं, ठीक है। उनके मॉडल में क्या क्या कमियां रह गई थी वो निकाला गया है, ठीक है। उनके में क्या क्या कमियां रह गई थी उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर अगला है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग। रदरफोर्ड हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने अल्फा कण पर प्रयोग किया था, एक अल्फा कण प्रयोग के नाम से जाना जाता है उनका प्रयोग, ठीक है। तो अल्फा कण प्रयोग भी आपको थ्योरी है, थोड़ा सा आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद 50 और लास्ट टॉपिक हमारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित आपतित प्रकाश की समीकरण ½ मैक्सिमम इक्वल टू एच वी माइनस वी नॉट की स्थापना कीजिए। जहाँ जहाँ स्थापना लिखा है इसका अंदर क्या, वो आपसे डेरिवेशन निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो प्रकाश वैद्युत, ठीक है, तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित क्या निकालना है आपको, ये आपको प्रूफ करना है। ½ मैक्स इक्वल टू एच वी माइनस वी नॉट होता है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। डेरिवेशन इसकी निकालनी और कुछ नहीं है, डेरिवेशन आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। तो फ्रेंड्स ये 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पेपर में आपके रिपीट होते हैं। ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपके हर साल पेपर में आते ही आते हैं। इसको अच्छी तरीके से कहीं लिख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।